नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम प्रेप सेंसाई। तो आज हम डिस्कस करेंगे इवान पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो जो यह थ्योरी थी, सीखने की प्रक्रिया को समझने वाला मनोवैज्ञानिक का एक मौलिक सिद्धांत है। आप इधर इमेज देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सिद्धांत को, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ये जो इमेज है ये इवान पावलोव है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इवान पावलोव थे कौन। तो इवान पावलोव रूस के प्रसिद्ध शरीर वैज्ञानिक थे। मीन्स वो अपने हम लोगों के शरीर से जुड़े जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्रिया होती है, उस पर अध्ययन करते थे। इवान पावलोव रूस के प्रसिद्ध शारीरिक वैज्ञानिक फिजिकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1904 में शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। पावलोव ने सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, आप लोग ध्यान रखना इसको, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इंग्लिश में भी आप लोग इसको ध्यान रखना, कई बार मिस्टेक्स हिंदी में होती हैं तो इंग्लिश में ध्यान रखना जरूरी है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी इन्होंने, इवान पावलोव ने। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना उद्दीपन मीन्स स्टिमुलस, इंग्लिश में बोलेंगे स्टिमुलस, या आप कह सकते हो कि आपके अंदर जो एक मन करता है ना, तो स्टिमुलस और प्रतिक्रिया, यानी अगर आपका मन हो रहा है कि पढ़ने का, आपका पहले आपका मन होगा, फिर उसके बाद आप कोई बुक वगैरह उठाओगे पढ़ने के लिए, तो जो उद्दीपक होता है, स्टिमुलस आएगा ना सबसे पहले, उसके बाद प्रतिक्रिया आप करोगे, देन यू रिस्पॉन्स इट। सो सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित होने वाला परिणाम है। मतलब इवान पावलोव का कहना था कि मनुष्य सबसे पहले स्टिमुलस पैदा होता है उसके अंदर, उसके बाद वह रिस्पॉन्स देता है, और इन दोनों के बीच की जो प्रक्रिया होती है उसी को जो है हम सीखना कहते हैं। और इसी पर इन्होंने अध्ययन किया था इवान पावलोव ने। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए कुत्ते पर प्रयोग किया था, और उन्होंने इस प्रयोग की 3 अवस्थाएं बताई थी। तो इसमें था ऐसा कि कुत्ते को भोजन दिया जाता था, उससे पहले घंटी बजाई जाती थी। तो जो घंटी बजाने के बाद उसको भोजन दिया जाता था, और भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी। इसी प्रक्रिया को 2-3 बार रिपीट किया गया। उसके बाद कुत्ते ने जो है घंटी को भोजन से रिलेट किया। तो जब कभी घंटी बजती, उसके मुंह से धीरे धीरे लार टपकना शुरू हो जाती। तो उसको समझ में आने लगा कि जब घंटी बजेगी उसको भोजन मिलेगा। तो एक बार ऐसा किया उन्होंने कि सिर्फ घंटी बजाई और भोजन कुत्ते को नहीं दिया, फिर भी उसके मुंह से लार टपकने लगी। उन्होंने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि पावलोव ने इस प्रयोग से सिद्ध किया कि एक तटस्थ उद्दीपक मीन्स घंटी को बार बार प्राकृतिक उद्दीपक, प्राकृतिक क्या है, घंटी प्राकृतिक उद्दीपक नहीं है, घंटी को देखकर किसी के लार नहीं आएगी। प्राकृतिक उद्दीपक भोजन है, तो भोजन के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। जोड़ने पर भोजन के साथ जोड़ने से हुआ क्या, वो घंटी पर प्रतिक्रिया देने लगा। यही जो है, इसी को वो सिद्ध करना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं। 4 मूलभूत शब्दावलियाँ। पहले हम शब्दावलियाँ समझ लेते हैं क्या है। UCS मीन्स अनअनुबंधित उद्दीपक। इसका मतलब क्या है, जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करे। उदाहरण जैसे भोजन, आप जब कभी भोजन देखते हो, भोजन को देख कर मीन्स स्वाभाविक है कि आपके लार आएगी, लार टपकने लगेगी। तो इसको क्या है, अननुबंधित उद्दीपक, UCS। दूसरा क्या हो जाएगा, UCR अननुबंधित प्रतिक्रिया, जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया। जब आप उदाहरण जैसे क्या हो जाता है, भोजन को देखकर लार आना, ये नेचुरल है। आप भोजन देखोगे, भोजन को देखकर आपके मन में लार आएगी, तो अननुबंधित प्रतिक्रिया हो जाती है। पहला अननुबंधित उद्दीपक आता है, उद्दीपक को देखकर आपके शरीर में प्रतिक्रिया होती है। तीसरा क्या हो जाता है, CS अनुबंधित उद्दीपक मीन्स कंडीशनल है, ये कंडीशनल स्टिमुलस।
ये कंडीशन पे है, वो नेचुरल था कि भोजन देख रहा है व्यक्ति, भोजन को देख कर लार आएगी। पहले उद्दीपक आया, फिर उस उद्दीपक के लिए प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। CS क्या हो जाता है, अनुबंधित उद्दीपक क्या हो जाता है, जो प्रशिक्षण के बाद प्रक्रिया उत्पन्न करने लगे। मीन्स पहले आपको उसको सिखाना होगा, सिखाने के बाद उद्दीपक आता है और उस उद्दीपक के लिए फिर प्रतिक्रिया आएगी। पहले UCS में क्या है कि वो स्वाभाविक है, और सिर्फ CS में क्या है, आपको प्रशिक्षण देना है। ये स्वाभाविक नहीं है। जो प्रशिक्षण के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न करे वो अनुबंधित उद्दीपक हो जाता है। जैसे घंटी, बार बार उसको जो है हमको सिखाना पड़ा कि सिर्फ घंटी पे ही वो जो है अपनी लार टपकाने लगा, इसीलिए इसको अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। फिर लास्ट क्या हो जाता है हमारा CR, अनुबंधित प्रतिक्रिया। इस अनुबंधित उद्दीपक के लिए एक अनुबंधित प्रतिक्रिया भी आएगी, जैसे सीखी हुई प्रतिक्रिया। उदाहरण क्या है हमारा, जैसे घंटी सुनकर लार का आना। पहले सिर्फ घंटी को देख कर लार, उस घंटी को देखने के बाद लार का आना, ये हमारी प्रतिक्रिया में आ जाएगा। उद्दीपक क्या है यहाँ पर, किसको देख कर आ रहा है, घंटी, तो हमारा उद्दीपक घंटी हो जाएगा, और लार का आना ये हमारी प्रतिक्रिया हो जाएगी उस उद्दीपक के लिए। आप हमारी ये बहुत शानदार घंटी को देख पा रहे होंगे। चलिए अधिगम के सिद्धांत देखते हैं क्या है। अधिग्रहण और विलोपन। अधिग्रहण क्या होता है और विलोपन क्या होता है, इन शब्दावलियों को भी आप लोग अच्छे से समझ लें। कि अधिग्रहण, एक्विजिशन क्या होता है, कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था, जब घंटी और भोजन को बार बार साथ प्रस्तुत किया जाता है तो कुत्ता घंटी की आवाज़ पर लार देने लगता है। यह संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया है। मीन्स जब वो दोनों चीज़ें साथ साथ बार बार की जा रही हैं तो कुत्ते ने उन दोनों के बीच संबंध स्थापित कर लिया। इसी को हम अधिग्रहण कहते हैं। इसी को जो संबंध स्थापित करना है, ये इसी चीज़ को हम एक्विजिशन कहते हैं। कुत्ते ने समझ लिया कि घंटी बजने पे उसको भोजन मिलेगा, उसने ऑटोमेटिक संबंध स्थापित कर लिया और उसको अधिग्रहण कर लिया, तो इसीलिए इसको अधिग्रहण या एक्विजिशन कहते हैं। विलोपन क्या हो जाएगा, विलोपन मीन्स समाप्त होना, आप लोग समझते होंगे, विलोपन समाप्त होना यानी। चलिए पढ़ते हैं। यदि घंटी बजाई जाए लेकिन भोजन ना दिया जाए तो धीरे धीरे लार आना बंद हो जाती है। सीखी हुई प्रतिक्रिया का क्रमशः विलुप्त होना विलोपन कहला जाता है। मीन्स कोई जो सीखी हुई चीज़ थी, अगर आप उसको प्रैक्टिस से छोड़ते हैं तो वो विलुप्त हो जाती है, इसी को हम विलोपन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पुनर्प्राप्ति, सामान्यीकरण और विभेदीकरण। तो स्वतः पुनर्प्राप्ति क्या होती है, विलोपन के बाद कुछ समय बाद पुनः घंटी बजाने पर थोड़ी प्रतिक्रिया स्वतः वापस आ सकती है। मीन्स आपने क्या किया, घंटी बजाया और उसको खाना दिया तो उसने संबंध स्थापित कर लिया, और उसके बाद क्या, दूसरी कंडीशन में क्या था कि आपने घंटी बजाई उसको खाना नहीं दिया तो उसको विलोपन हो गई, वो सीखी हुई चीज़ विलुप्त हो गई। तीसरा क्या होता, विलुप्त हुई बट कभी कभी उसको वो उसकी लार आ सकती है, पूरी तरीके से विलुप्त नहीं होती, 98% 95% विलुप्त हो गए, बट 2% 5% फिर भी रह जा सकती। उसी को ये कह रहे हैं स्वतः पुनः प्राप्ति। फिर घंटी बजने पर कभी कभी वो रिस्पॉन्स दे सकता है, कभी कभी उसके अंदर लार आ सकती है, इसी को हम क्या कहेंगे, स्वतः पुनः प्राप्ति। मान लो आपने कोई चीज़ सीखी है और सीखने के बाद उसको आपने धीरे धीरे छोड़ दिया है, और जब कभी आपको दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस सीखी हुई चीज़ को 1-2% ज़रूर कर लोगे, क्योंकि वो आप सीखी है, कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से नहीं भूल जाओगे, कुछ ना कुछ % आपको ज़रूर ध्यान रहेगा। इसी को हम कहते हैं स्वतः पुनः प्राप्ति। मीन्स विलोपन के कुछ समय बाद पुनः घंटी बजने पर थोड़ी प्रतिक्रिया स्वतः वापस आ सकती है। फिर चौथा पॉइंट क्या हो जाता है, सामान्यीकरण मीन्स जनरलाइजेशन। मूल उद्दीपक जैसे अन्य ध्वनियों पर भी प्रतिक्रिया देना। उदाहरण, घंटी की जगह घुंघरू की आवाज़ पर भी लार आना। जो कुत्ता है या कोई भी चीज़ है जो आप बार बार करते हो तो सामान्यीकरण मीन्स वो घंटी की आवाज़ को अन्य ध्वनियों से भी सिमिलर समझकर उस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। इसी को कहते हैं सामान्यीकरण। मीन्स वो जनरलाइजेशन कर दिया, सामान्यीकरण कर दिया कि आवाज़ आने पे जो है उसके लार आएगी, उसको खाना मिलेगा, तो वो
कुछ अन्य आवाज़ों पर भी प्रतिक्रिया दे सकता है। जैसे अगर घंटी की जगह आप घुंघरू बजा दोगे तो चांसेस हैं कि वो उस पर भी प्रतिक्रिया दे सकता है। इसी को हम सामान्यीकरण कहते हैं। पांचवा पॉइंट क्या हो जाता है हमारा? विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। विभेदीकरण क्या है? कि सामान्य उद्दीपकों में अंतर पहचानना। जो विभेदीकरण होता है मीन्स वो डिफरेंस समझ सके कि ये घंटी की आवाज़ है और ये घुंघरू की आवाज़ है। इसी को हम विभेदीकरण कहते हैं, या सामान्य उद्दीपकों में अंतर पहचानना। उदाहरण, केवल घंटी पर प्रतिक्रिया देना, अन्य ध्वनियों पर प्रतिक्रिया नहीं देना। ये हमारा हो जाएगा विभेदीकरण। अच्छा, इस सिद्धांत को हम देखते हैं कि कक्षा में, क्लास में हम इसका किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं इस सिद्धांत को। तो इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं। कक्षा में सिद्धांत का उपयोग क्या हो सकता है कि इस सिद्धांत के द्वारा हम बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं। बार बार उनको सिखाकर अच्छी आदतों का निर्माण सिखा सकते हैं। नियमित अभ्यास द्वारा सकारात्मक आदतें विकसित की जा सकती हैं इस सिद्धांत के द्वारा। दूसरा, अनुशासन स्थापित किया जा सकता है। पुरस्कार और प्रोत्साहन से सकारात्मक व्यवहार बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, सीखने में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। किसी चीज़ को लेकर उसमें रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। आकर्षक वातावरण बनाकर छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। भावनात्मक विकास, सकारात्मक अनुभवों से विद्यालय के प्रति अच्छा दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। अब इस सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं? व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी? तो सिद्धांत की सीमाएं, पहला क्या हो जाता है हमारा? सरल व्यवहारों तक सीमित है। मतलब यह सिद्धांत केवल सिंपल बिहेवियर तक ही सीमित है। अगर इसमें कुछ हम डिफ़िकल्ट या दूसरे तरह के बिहेवियर्स अगर आते हैं तो उसके लिए ये हम लागू नहीं कर पाएंगे सिद्धांत को। मानव अधिगम अधिक जटिल होता है। जो मानव का सीखना होता है इतना सिंपल नहीं है, इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर भी होती हैं कि मानव सीखना केवल उद्दीपक और प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं होता, सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पर ही नहीं सीमित रहता है, इसके आगे भी मानव का जो है सीखना होता है। तो यहाँ पर भी इसकी लिमिटेशंस हो जाती है। बुद्धि और चिंतन की उपेक्षा, इसमें बुद्धि, तर्क और चिंतन की भूमिका को नज़रअंदाज किया गया है। इस सिद्धांत की जो सबसे बड़ी जो क्रिटिसिज्म है वो है ये कि इसमें बुद्धि, तर्क और चिंतन जैसी तीनों चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है। चौथा और आखिरी क्या हो जाता है कि जटिल अधिगम में असमर्थ, मीन्स जटिल सीखने की प्रक्रियाओं को समझाने में यह सिद्धांत अपर्याप्त रहा है। तो यह भी इसकी एक सीमा हो जाती है। आइए हम आगे देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के द्वारा यूपी टेट और सी टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उससे पहले आप ये कुछ पॉइंट हैं वो याद रखना कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जो जनक थे वो इवान पावलोव थे। उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। सीखने का आधार क्या था? इसमें इस सिद्धांत का मुख्य मेन जो पॉइंट थे वो क्या था? उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो इसलिए इसको इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आपको बताना है, इसका उत्तर हो जाएगा इवान पावलोव। सबको समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर। अभी हमने पढ़ा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पावलोव ने दिया था। दूसरा क्या है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। तीसरा, भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है? तो भोजन हमारा किस प्रकार का है? ये नेचुरल है या अननेचुरल है? तो ये हमारा नेचुरल स्टिमुलस है, ये नेचुरल प्रतिक्रिया है। तो अनुबंधित नहीं, कंडीशनल नहीं है, ये अनुबंधित मीन्स अनकंडीशनल है। भोजन को देखकर आपके मुंह में लार आएगी ही आएगी, ये नेचुरल है, तो अनुबंधित उद्दीपक है ये। घंटी सुनकर लार आना क्या कहलाता है? यूसीआर, यूसीएस, सीआर या सीएस? तो सीआर हो जाएगा, ये कंडीशनल हो जाएगा। आखिरी और पांचवा क्या हो जाता है? सामान्य उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना क्या कहलाता है? मीन्स इसका कहने का मतलब यह है कि
घंटी की आवाज़ पर और घुंघरू की आवाज़ पर, दोनों की आवाज़ पर सेम प्रतिक्रिया देना मीन्स लार का आना क्या कहलाएगा? अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया, वो हमारा क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण। उसने दोनों को समान समझा, तो ये हमारा सामान्यीकरण में आ जाएगा। तो हमारा सामान्यीकरण में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग वीडियोस को देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।